बड़ी दुख की बात ये होती है, अब जैसे रेड फोर्ट में भी हुआ, जी। उनको कवर फायर देने का बहुत काम करते हैं। अरे ये भटके हुए युवा हैं, अरे इनके साथ उत्पीड़न हुआ है। आज ये बात साफ हो गई, कोई उत्पीड़न नहीं था, ये डॉक्टर थे। पहले 5 में से 4 एजुकेशन मिनिस्टर मुस्लिम सोच के थे, जिन्होंने ये पढ़ाया कि मुगल बहुत महान थे, मुगल ने बहुत हम लोग को सिविलाइज किया, हम लोग तो बिल्कुल अनपढ़ या पता नहीं पत्तों में घूमते थे या क्या करते थे, मुगलों ने हमारे चक्षु खोल दिए। जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक किताब लिखी, जो एक तरह से इतिहास की किताब बन गई उस समय के लिए। उस पर एक डीडी में एक शो भी बना था, भारत एक खोज, आपको याद होगा। अब महमूद गजनी, जिसने कि सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग तोड़ा, उसके बारे में नेहरू लिखते हैं, ही वॉज एन आर्ट लवर, ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर। जैसे राम मंदिर था, राम मंदिर पे आंदोलन बनता था भाई, लोग कहते थे ये धर्म की राजनीतिकरण है। प्रभु श्री राम का मंदिर जहाँ हो, जहाँ इतनी आस्था जुड़ी हो, जहाँ लोगों में इतना वो हो, उस पे अगर कोई एक राजनीतिक पार्टी अगर बात नहीं करती तो वो गलत काम करती है। राजनीति का पर्पस क्या है भाई? जैसे कि हाल ही में किस्सा आया था कि मस्जिद टूटी और उसके अंदर भगवान मिले, तो पहले ये कभी क्यों नहीं हुआ और आज ज्यादा क्यों हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है क्योंकि एक हिंदू चेतना को दबाया गया कि भाई हम हिंदू हैं तो हम हिंदू हैं और हम बिल्कुल दम से कहेंगे कि हिंदू हैं, कोई रोक सके। मतलब मार काट पे भी लोग उतर आते हैं इस बात को लेकर, तो वो कितना सही है? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि आपको एक आंकड़ा शेयर करता हूँ मैं। पिछले 2 साल में मंदिरों के साथ साथ ऐसा आपको क्या लगता है कि जो हमारी राजनीतिक हमारी पार्टी है, उसको और किस विषय पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है इस समय? तो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि विपक्ष जो है वो सवाल ही नहीं पूछ पा रहा है। वो हेलो एंड वेलकम बैक इन STS। मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। आज का ये पॉडकास्ट आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज स्पिरिचुअल टॉक तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि वही है जो अपने देश को चला रहा है, और ये देश जिसकी वजह से हमारा जीवन बेहतर होने के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, क्यों आज की डेट में हमारा युवा अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में भाग रहा है, क्या रीज़न है इसका, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाली जनरेशन हमारे पास रहे, आपके करीब रहें, आपके बच्चे, उन्हें दूर ना जाना पड़े, इतनी जद्दोजहद ना करनी पड़े। तो क्या वो पॉइंट्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? क्या रीज़न है जिनकी वजह से ये सब हो रहा है? ये सब आज इस पॉडकास्ट का या कहें हमारी चर्चा का विषय है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिलीव मी, क्योंकि आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही जाने माने ऑथर हैं, और ना सिर्फ ऑथर बल्कि हिंदुत्व पर प्रखर आवाज़ हैं, टेलीविज़न का एक बहुत बड़ा चेहरा है, और आज मेरे साथ हैं करण वर्मा जी। आइए उनका स्वागत करेंगे और आज का ये पॉडकास्ट जल्दी से शुरू करेंगे, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं, मैं खुद को नहीं रोक पा रही आप तक उन सारी बातों को पहुंचाने के लिए। चलिए जल्दी से पॉडकास्ट शुरू करते हैं। स्वागत है सर आपका STS में। और क्योंकि आज थोड़ा डिफरेंट बात करने वाले हैं हम, क्योंकि राजनीति पे भी हम चर्चा करेंगे, हिंदुत्व पर चर्चा करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे अपने धर्म की। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी, जो हमारा वोक कल्चर है, सोशल मीडिया ने भारतीय युवाओं के मन में एक हिंदुत्व कट्टरवादी जिसे कहते हैं ना, हिंदुत्व को लेकर वो भाव पैदा कर दिया है। तो इसका रीज़न आप सोशल मीडिया को ज़्यादा देंगे या जो चल रहा है इस टाइम ट्रेंड उसको? पहले तो श्रेया जी, आपके दर्शकों को आपको नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ जुड़ के। आपने भी बात करी हिंदुत्व के बारे में और वोक कल्चर और इस सब के बारे में। आपने एक बिल्कुल एक जो होती है ना, एक नव्ज़ तबा दी है, जो आज हर जगह इस पे जो विमर्श होता है उसको लेकर के। सबसे पहली बात तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है कि भाई हिंदुत्व के मायने क्या है, हिंदुत्व है क्या? Exactly. तो इसको अक्सर कह दिया जाता है, अरे ये तो सेक्युलरिज्म के विरुद्ध जा रहा है, ये वो जा रहा है। 1995 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसमें है कि हिंदुत्व माने भारतीय कल्चर, भारतीय कल्चर, इसका किसी पंथ से लेना देना नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है। तो जब हम कोई व्यक्ति बात करता है हिंदुत्व की, असल में दिक्कत क्या हुई, ये जितने वोक और ये जितने, एक मैं कहूँगा एक पूरा
विपक्ष का इकोसिस्टम है, उनके लिए एक बहुत बड़ा धक्का लगा है ये, क्योंकि हिंदुत्व ने बात करी एकता की, एंड साथ में एक तरह से जो ये जितने भी हम कहें अब्राहमिक रिलीजन्स होते हैं, उन सब में आपने देखा होगा एक किताब, एक फादर, एक प्रीस्ट, एक मौलवी, एक का कल्चर, उससे एक कंट्रोलिंग आता है। ये एक कल्चर है, ये एक प्रणाली है जो कहती है एकम सत विप्रहा बहुधा वदांति, सत्य एक है, उस तक पहुंचने के कई तरीके हो सकते हैं। अंत में अगर देखा जाए, आप सिर्फ और सिर्फ ये हिंदू या मैं कहूंगा सनातन धर्म की संस्कृति है जिसमें सबकी जगह है, चाहे कोई होमोसेक्सुअल हो, चाहे कोई किस भी प्रणाली को मानता हो ना मानता हो, जैसा भी हो उसकी जगह है। बाकी सब में क्या है? बाकी सब में क्लियर डिमार्केशन है कि ये मानने वाला है, ये काफिर है, ये बिलीवर है, ये अनबिलीवर है, ये हेल में जाएगा, इसके साथ ये होगा, इसके साथ वो होगा। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो समानता है, इससे कई दुकानें बंद हो जाती हैं। आपने भी वोक कल्चर की बात करी, ये वोक क्या है एक्चुअली में? ये जो वोक चीज आई, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं अमेरिका में और कई जगहों पे लोग कह रहे हैं मेन शुड पार्टिसिपेट इन वुमेन स्पोर्ट्स। कितनी जगहों पर यह हुआ है अमेरिका में कि एक मैन कह रहा है मुझे फीमेल टॉयलेट तक इस्तेमाल करना है क्योंकि मैं आइडेंटिफाई करता हूं एज अ फीमेल। अब ये आप सोच सकते हैं, आप सोचिए ये कहां जा रहे हैं हम लोग। तो वोक के नाम पे कोई कह रहा है मैं अपने आप को कबूतर समझता हूं, कोई कहता है मैं अपने आप को एक बिल्ली समझता हूं, वह बिल्ली की आवाजें निकाल रहा है वो क्लासरूम में बैठ करके और कह रहा है मेरे हकों का वो हनन कर रहे हैं, अगर आप मुझे बिल्ली नहीं, मैं तो अपने को बिल्ली मानता हूं। तो ये जो एक पागलपन का एक फितूर चढ़ा हुआ है, इसको हम वोकिज्म कहते हैं। इस पे एक बहुत बड़ा अफरंट है। और ये जो वर्ड आता है ना लिबरल, लिबरल तो सच में अगर देखें तो हिंदुत्व की सोच है। जो ये कहे कि आप कुछ भी मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं तब भी आपका स्वागत है, वो लिबरल हुआ। या वो लिबरल हुआ जो कहता है जो नहीं मानोगे तुम्हें जहन्नम में तला जाएगा। लेकिन ये बात तो अपने धर्म में भी कही जाती है ना कि यदि कर्म अच्छा नहीं करोगे तो नरक जाओगे। ये एग्जैक्टली नहीं कहा जाता हमारे यहाँ कि कर्म नहीं करोगे तो नरक जाओगे। हमारे यहाँ कर्म कांड जो है और जो जीवन हमें मिला है वो एक हमारे लिए रास्ता है कि आत्मा का ब्रह्मन से कैसे मिलन हो सकता है, कैसे हम इवॉल्व कर सकते हैं हर जन्म में, नए नए लेसन सीख कर टू बिकम अ बेटर सेल्फ, एंड फाइनली हम परमात्मा से मिल सकते हैं। हमारे यहाँ ये सजा और वो इतना नहीं है, हमारे यहाँ एक मौका है, ये एक अपॉर्चुनिटी है टू लर्न टू ग्रो। उसमें ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, उसमें कुछ हमें रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, उसमें कुछ पनिशमेंट्स भी मिलेगी, पर हमारा जो ध्येय है वो हमेशा है कि किस तरह से हमारा एक तरह से मोक्ष पाया जा सके, परमात्मा से मिलन पाया जा सके। अच्छा, बहुत अलग कॉन्सेप्ट है ये अब्राहमिक रिलीजन से। अच्छा, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे ये है ना कि इतने सारे देवता हैं, तो जैसा आपने कहा कि हमारे हिंदुत्व की ही ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पर कोई रुकावट नहीं है, आप कोई भी आ सकता है और आप अपने धर्म को मान सकते हो। लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि ऐसा नहीं लगता कि इतने सारे देवता हैं, इतने सारे लोग हैं, कोई एक होना चाहिए था तो फोकस ज्यादा रहता है। ये तो वही वाली बात हो गई ना जो अब्राहमिक सोच वाली बात है, आपने वही कर दिया। अच्छा कमाल देखिए आप, डाइवर्सिटी है, प्लूरलिज्म है, यही नहीं एक तरह से समावेशी सोच हुई। श्रेया जी को मान लीजिए, श्रेया जी का रुझान विद्या की ओर है, तो उनको सरस्वती माँ में परमेश्वर दिखते हैं। ठीक, कोई और हमारे मित्र हैं जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो ताकत और शौर्य की बात करते हैं, उनको हनुमान जी में दिखते हैं। कितना खूबसूरत है ये, आप सोचिए जरा। मुझे किसी और रूप में दिखते हैं। तो एक तरह से वही पहले जो बात कही उपनिषद की हमारी कि एकम सत, सत्य एक है, विप्रहा बहुधा वदांति, उन तक पहुंचने के तरीके कई हो सकते हैं। और अगर आप सच देखो तो ये जो सेक्युलर बात करते हैं, हालांकि सेक्युलर का तो मतलब अलग है, यही तो परिभाषा हुई सेक्युलर की कि आपको आपका रास्ता भी मुबारक है, मुझे मेरा रास्ता भी मुबारक है, मुझे मेरे रास्ते से पहुंचने का हक है, आपका कोई मेरे से कम नहीं, मेरा कोई आपसे ज्यादा नहीं। लेकिन ये बात आपस में टकराव का भी तो विषय बन जाती है कई बार। टकराव का विषय इस वजह से बनी क्योंकि सालों साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी को गलत पढ़ाया गया, अपनी जो हमारी जो विरासत रही, संस्कृति रही, उससे हम कटे रहे। हमें पता ही नहीं था, कितनी तो चीजें हमें पता ही नहीं था। उल्टा हमें यह सिखा दिया गया था कि हमारा धर्म तो बड़ा प्राचीन और पुराना सा है और मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्न आउटलुक, ये असली चीजें हैं। इतिहास भी गलत हम लोग को पढ़ाया गया। तो इसकी मैं मानता हूं जो जड़ें रखी गई, पहले तो जो अंग्रेज़ों का और उससे पहले जो इस्लामिक इन्वेजन्स हैं उसका तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा ही रहा। उसके बाद जो हमारी जब देश आज़ाद भी हुआ
उसके बाद भी जो एजुकेशन प्रणाली रही और जो हम लोग को सिखाया गया, उसका बहुत बड़ा इसमें भूमिका है। मतलब सीधे सीधे एजुकेशन जो हमारा रहा है, हम उस पर ही टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे वही सीख रहे हैं। बचपन हमने भी वही पढ़ा, इतिहास पढ़ाया गया, मंदिर तोड़े गए कि आए और समझाया गया। लेकिन असल में जो हमारा कल्चर है, जो कहते थे ना कि वेदों में था, पाठशाला हुआ करती थी, गुरुकुल हुआ करते थे, जी जी। गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, तो वो कल्चर तो पीछे ही रह गया है ना। अभी हम फिर कैसे, जो आने वाली युवा पीढ़ी है, उनको तो और अंग्रेज बनाया जा रहा है। अब थोड़ा सा पुनरुत्थान हो रहा है इस बारे में, फिर से थोड़ा सा गोइंग बैक टू द रूट्स का एक कल्चर आया है। आप सोचिए, हमारे 7,32,000 गुरुकुल थे, जिनमें हर चीज पढ़ाई जाती थी जीवन प्रणाली की, जी। और एकदम मिट्टी में मिला दिया उनको। और मकौले का वो बहुत फेमस भाषण है जिसमें उन्होंने कहा कि इस देश की संस्कृति यहाँ पर जो है, इनके एजुकेशन सिस्टम पे वार करना है। अभी प्रधानमंत्री ने भी हाल ही में ये बात कही कि हम, मकौले ने 1835 में ये बात कही थी, क्या 200 साल बाद हम पूरी तरह उसकी बेड़ियां तोड़ सकते हैं? आप सोचिए जरा श्रेया जी, और आपके दर्शकों को भी ये बात पता होनी चाहिए, इस देश का सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन हुआ? पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना आज़ाद, ओके। जो आज तक कभी स्कूल ही नहीं गए, मदरसा में गए बस, ओके। सऊदी अरेबिया में रहते थे। पहले 5 में से 4 एजुकेशन मिनिस्टर मुस्लिम सोच के थे, जिन्होंने ये पढ़ाया कि मुगल बहुत महान थे, मुगल ने बहुत हम लोग को सिविलाइज किया, हम लोग तो बिल्कुल अनपढ़ या पता नहीं पत्तों में घूमते थे या क्या करते थे, मुगलों ने हमारे चक्षु खोल दिए। और हमारे देश का इतिहास किसने लिखा? इतिहास लिखना था आरसी मजुमदार और जादूनाथ सरकार, इन सबको, जिन्होंने हमारे कल्चर की बात करनी थी और डिस्पैशनेट व्यू देना था। नेहरू जी ने इनको हटा करके एक व्यक्ति को रखा जो था ताराचंद। अच्छा। ताराचंद का हमारे देश इतिहास, पहली बात तो वो इतिहासकार नहीं थे, इनकी वो सोच थी, ताराचंद का ये मानना था कि जो अद्वैत वेदांत, जो हमारी सोच है, वो इस्लाम से इंस्पायर्ड है। ऐसे कैसे हो सकता है? सोचिए जरा ना, आप सोचिए, जो व्यक्ति की ये सोच है, वो उस काउंसिल का हेड बनाया गया जिसने हमारे देश का इतिहास लिखा। तो हमारे देश का इतिहास में क्या था? आपको याद होगा, जब पढ़ते थे हम लोग, तो मुगल्स के बारे में चल रहा है, तुगलक्स के बारे में चल रहा है, खिलजीज के बारे में लग रहा है, ताजमहल ही है इस देश में, कोई आता था तो ताजमहल जाता था। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे देश में बृहदेश्वर मंदिर, जो कि तंजावुर में है, किस साल में बना? 1010 AD। मतलब कि तब जब अमेरिका, 400 साल बाद तो अमेरिका वाज फाउंडेड, वास्को डी गामा ने जब फाउंड किया था, उस जमाने में एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि 6,000 टन आई थिंक या कितना ऑफ ग्रेनाइट से बना है, 80 टन की ऊपर गोपुरम है उस पे। आज तक लोग सोचते कैसे गई, उसमें सीमेंट या प्लास्टर नहीं है, 5 से 6 अर्थक्वेक विथस्टैंड कर चुका है। वो आर्किटेक्चरल मार्वल हमारे पास 1000 AD होने के बाद हम ताजमहल दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को, कोणार्क सन टेम्पल, मतलब ऐसे ऐसे जेम्स हैं हमारे यहाँ। क्या आप सोचिए, आर्कियोलॉजिकल, एस्ट्रोलॉजिकल क्या सेंस थी कि उस पर टाइम भी दिखता है, सूर्य की किरणें उस हिसाब से आती हैं। मतलब ये हमारी संस्कृति, और हमें बता दिया गया कि हम तो बिल्कुल अनसिविलाइज थे। अंग्रेजी बोलना ही सिविलाइजेशन होती है, मुगलों ने हमें बताई चीजें, अंग्रेजों ने दिखाई। तो यहाँ से एक पूरा, एक कहते हैं ना आत्मघृणा कि हम तो कुछ है ही नहीं, वो पूरी चीज स्टार्ट हो गई वहां से। अब योगा का फिर से पुनरुत्थान बाद में हुआ और चीजों को जानना स्टार्ट कर दिया, बाकी सब चीजों को तो अंधविश्वास घोषित कर दिया गया। अच्छा, जैसे कि योगा की, क्योंकि आपने बात की, योगा हो, सूर्य नमस्कार हो, या जो भी हमारे अभ्यास रहे हैं, ये सब बहुत पुराने हैं, ये बहुत पुराने गुरुकुल हमारे ऋषि मुनियों से उपजे हुए हैं। लेकिन आज की डेट में ग्लोबली इतना ज्यादा उसको बढ़ाया जा रहा है, अब उसकी वजह से राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जा रही क्या? देखिए, इसमें क्या है, अगर दूसरी साइड अपोज करे इसको, दूसरी साइड कहे कि नहीं, बिकॉज ये कोर्स करेक्शन है। हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग को पढ़ाया गया भाई अकबर महान, ठीक, अकबर अब महान कह दिया गया। अब अकबर का आज जब इतिहास पूरा खुल के आता है तो फतेहनामा चित्तौड़ में अकबर ने खुद फतेहनामा दिया है सबको कि मैंने आज चित्तौड़ में 30,000 काफिर मार दिए हैं, इतने मंदिर तोड़ दिए हैं, इतना सब कुछ तोड़ दिया है। अब अगर हम ये बताएं तो लोग कहें आप नफरत फैला रहे हैं। अरे हम तो अब सच बता रहे हैं ना आपको जी, क्योंकि ये बताया ही नहीं गया, ये बताया ही नहीं गया ना। आपको याद होगा फिल्में जो बनती थी, याद है आपको? कुछ भी नहीं बताया जाता। जोधा अकबर, दे बिकेम अस, उसमें अमिताभ बच्चन की शुरुआत में आवाज आती है कि ये हमारा हिस्सा बन गए। अरे
उसने आपके 30,000 लोगों को एक दिन में मार दिया। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका ये जो कांग्रेस पार्टी रही इसकी रही, इसमें बहुत बड़ी। जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक किताब लिखी जो जी। एक तरह से इतिहास की किताब बन गई उस समय के लिए। उस पे एक डीडी में एक शो भी बना था, भारत एक खोज, जी जी आपको जी याद होगा। जी बिल्कुल। अब महमूद गजनी जिसने कि सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग तोड़ा, उसके बारे में नेहरू लिखते हैं ही वॉज एन आर्ट लवर, ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर। हाँ, अब आप सोचो जरा बात, ये कैसे आज हमारे को पता लग रहा है। अच्छा, जबकि गजनी के खुद के जो बायोग्राफी है, तारिकुल यामिनी करके एक बायोग्राफी है, और उदुपी उसका खुद का हिस्टोरियन है, उसने पूरी कहानी लिखी कि गजनी को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए थे। गजनी जब पहुंचा सोमनाथ पे ज्योतिर्लिंग तोड़ने, तो वहां जितने साधु संत थे और जो लोग थे वो आ गए। उन्होंने कहा स्वर्ण मुद्राएं ले लो, इस ज्योतिर्लिंग को मत तोड़ो। उसने कहा मैं तोड़ूंगा जरूर, ताकि कयामत के दिन मुझे बुद्ध शिकन के रूप में जाना जाए, ना कि बुद्ध फरोश, मतलब एज द ब्रेकर ऑफ आइडल्स एंड नॉट द सेलर ऑफ आइडल्स। ओके। इतना ड्रिवन है वो रिलीजन से। और नेहरू कह रहे हैं ही वॉज एन आर्ट लवर, और उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे लोग तो हमारे यहाँ भी होते हैं जो लड़ाई के लिए लड़ते हैं ना, वो लड़ाई के लिए नहीं लड़ रहा था, उसकी आइडियोलॉजी थी। अब जब हम ये सच बताते हैं तो लोग कहते हैं अरे नफरत फैला रहा है, अरे नफरत फैला रहा है। अरे ये तो सच बता रहा है, और अगर इस सच से कुछ लोग उखड़ते हैं तो उखड़े भाई, सच जानना तो जरूरी है ना। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ, इसका राजनीतिकरण ना होके सच्चाई सामने आनी चाहिए, और वो आने लगी है थोड़ी थोड़ी। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं ना कि राजनीति भी आज की डेट में धर्म के नाम पर ही क्या चल रही है। अब अगर धर्म या हमारा कल्चर या पुनरुत्थान उसके सेंटर पे आ गया है तो ठीक है, आ गया है। फिर मेरा ये कहना है, मैं उनमें से नहीं हूं कि अरे राजनीति को इससे पूरी तरह दूर रखो। अगर भाई राजनीति का क्या है कर्तव्य, राजनीति का कर्तव्य है समाज में कोई भी चीज हो उसको ठीक करना, उसको एड्रेस करना। अगर जनजात की इतनी एक आकांक्षाएं जुड़ी हुई है धर्म से, जैसे राम मंदिर था, राम मंदिर पे आंदोलन बनता था भाई, लोग कहते थे ये धर्म की राजनीतिकरण है। जी। प्रभु श्री आज भी कहा राम जाता का, है। प्रभु श्री राम का मंदिर जहां हो, जहां इतनी आस्था जुड़ी हो, जहां लोगों में इतना वो हो, उस पे अगर कोई एक राजनीतिक पार्टी अगर बात नहीं करती तो वो गलत काम करती है। राजनीति का पर्पस क्या है भाई, मुद्दों को सुलझाना है। जी। तो इसलिए मैं इसको नहीं मानता कि इसको इससे दूर रखो। हाँ, इसको शामिल नहीं करना चाहिए एक पॉलिसी बनाने में। पर अगर एक वर्ग नाराज चल रहा है तो उसका ग्रीवेंस सॉल्व करना भी तो बनता है ना। और ये हमारी नेशनल आइडेंटिटी है, मेरा तो ये मानना है। राम हमारी नेशनल आइडेंटिटी। सोचिए आप, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर श्री राम का चित्र था, और एक पार्टी कहती है राम काल्पनिक थे, राम ये नहीं थे। तो ये कैसे हम लोग टॉलरेट करेंगे बात को? तो जो विपक्ष में हैं लोग, वो तो क्योंकि उन्हें तो पॉइंट्स चाहिए और वो बात करेंगे और बातों को खाड़ा भी जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज की डेट में ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही जैसे कि हाल ही में किस्सा आया था कि मस्जिद टूटी और उसके अंदर भगवान मिले। तो पहले ये कभी क्यों नहीं हुआ और आज ज़्यादा क्यों हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है क्योंकि एक हिंदू चेतना को दबाया गया। और जो लोग ये बोलते हैं, अब जब सच आ रहा है तो उनका सब कुछ झूठा दिख रहा है। आप ज्ञानवापी में जाके देखिए, दिख रहा है एक मंदिर के रुइंस हैं जिसपे ऊपर मस्जिद बनाई गई है। आप कृष्ण जन्मभूमि में जाके देखिए, ये कितना एक तरह से नमक छिड़कने वाला काम नहीं है। इसमें मेरा मानना है खुद इस कम्युनिटी को हट जाना चाहिए कि भाई हम कहीं भी मस्जिद बना सकते हैं, लाखों मस्जिदें हैं, किसी ने रोका नहीं। कैसे आप इनके आराध्य का, जहाँ श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, आप वहाँ कैसे बना सकते हो भाई? सामने दिख रहा है। और औरंगजेब लिख रहा है इस बात को। 1670 में औरंगजेब की एक जो ऑटोबायोग्राफी है मसीरे आलमगिरी, जो कि उसके साकी मुस्तैद खान ने लिखी, उसी के आदमी ने, उसमें उसने पूरा दिया है काशी विश्वनाथ को कैसे तोड़ो। सिर्फ तोड़ो नहीं श्रेया जी, आपको ये आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, केशव राय टेम्पल जब तोड़ा गया वहां, उसकी मूर्तियों को बुलाया गया जहानारा मॉस्क आगरा में, उसकी सीढ़ियों पे डाला गया ताकि जब भी कोई जाए उन मूर्तियों पे पैर रख के जाए ताकि जलील हो हिंदू। और ये लिखा है औरंगजेब ने। अब ये हमें पढ़ाया नहीं गया सौहार्द बनाए रखने के लिए, ठीक? तो अब अगर ये सच आ रहा है, कैसे कोई व्यक्ति चुप रहेगा भाई इसके ऊपर? लेकिन इस बात से फिर मन मुटाव, जैसे कि आपने कहा कि इसीलिए छुपाया गया ताकि सौहार्द बना रहे। लेकिन जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो मन में मुटाव होंगे और कट्टरपन नहीं आएगा युवाओं के बीच में। कट्टरपन तो ये होगा कि हम तब भी, कट्टरपन तो ये था कि हम इसको पैर तले रौंदेंगे।
नजर आ रहा है हमें ज्ञानवापी है। अगर सौहार्द होना है तो दोनों तरफ से कुछ कदम रखे जाते हैं। हिंदुओं के करीब 40,000 मंदिर कहा जाते हैं तोड़े गए। जी हिंदू कह रहे हैं भाई कम से कम कुछ मंदिर जो नजर आ रहे हैं जो हमारे बिल्कुल आराध्य के करीब हैं, जैसे कि आपका ये हो गया, और लीगली ये भी नहीं कोई कुछ, हम डॉक्यूमेंट्स देंगे कोर्ट में, साबित करेंगे, तो इसमें क्या बुराई है भाई? इसमें तो इससे अब मतलब फिर तो ये बात हो गई, कल को कोई जस्टिस मांगे तो आपको सौहार्द बिगड़ रहा है तो जस्टिस मांगना ही छोड़ दो। दिस इज अ जस्टिस थिंग मोर देन एनीथिंग। अगर किसी की मॉस्क टूटी हो और उस पर मंदिर बनाया हो, मैं तो कहूंगा वहां पे भी सवाल उठना चाहिए। मैं लड़ना चाहूंगा कि भाई आए, पर यहां जब नजर आ रहा है, और आपको बताऊं कई मुस्लिम लोगों ने, के मोहम्मद इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल, उन्होंने कहा ये गलत हो रहा है भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो? कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ लोगों के बहकावे में आके, अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मुस्लिम कम्युनिटी में है जो कहना चाहते हैं भाई ये गलत चीज़ है। सौहार्द बनाने के लिए 2 कदम हमें भी लेने होंगे। जब इनके आराध्य का स्थान है, ये कैसी मस्जिद है जहां पर इनके चिन्ह दिख रहे हैं, इनकी मूर्तियों के अंश दिख रहे हैं। तो इस पे मेरे ख्याल से फॉर जस्टिस थोड़ा सा अगर मनमुटाव फॉर जस्टिस होता है तो वो वर्थ इट है। फिर न्याय होना जरूरी है, न्याय होना सबसे जरूरी है। एंड श्रेया जी जो ये लोग बोलते हैं ना, अभी आपने भी एक बात बोली कि अरे धर्म का पहले नहीं आता, ये जो सेक्युलर वर्ड कहा जाता है हमारे यहाँ और एक धर्म निरपेक्ष वर्ड कहा जाता है, ये गलत शब्द है। इट इज वी आर नॉट अ धर्म निरपेक्ष कंट्री, वी आर अ पंथ निरपेक्ष कंट्री। ये बहुत बड़ी एक गलती होती है अक्सर। बिल्कुल बता रहा हूं मैं आपको। तो आप अगर हमारा संविधान पढ़ें, उसका जो ओरिजिनल हिंदी ट्रांसलेशन है, उसमें पंथ निरपेक्ष, वैसे तो ओरिजिनल में तो था ही नहीं है, 76 में आया था आफ्टर इंदिरा गांधीज अमेंडमेंट इमरजेंसी में। इट इज पंथ निरपेक्ष। धर्म जो होता है ना शब्द, वो धारण करना, ध धातु से आया है। धर्म इज लाइक जो हमें सस्टेन करे, वो एक धरती की तरह है। पाथ उस पे अलग हो सकते हैं, पंथ अलग हो सकते हैं। तो धर्म तो यही है, सनातन धर्म ही है। जब आप हमारे पार्लियामेंट में जाते हैं तो आपको कुर्सी के पीछे बड़ा बड़ा दिखेगा धर्म चक्र प्रवर्तनाएं। कैसे दिख रहा है? अगर हम धर्म निरपेक्ष होते हैं, धर्म की क्यों बात हो रही है? हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसका नारा है यतो धर्म ततो जयः। ये बात गंधारी ने कही थी दुर्योधन से, जब दुर्योधन ने उनके पैर छुए थे कि आप कहिए कि आपका बेटा विजयी हो, तो उन्होंने कहा था यतो धर्म ततो जयः, जहां धर्म होगा वो जीत, वहां विजय होगी। तो हमारे सनातन के अंश तो हर जगह हैं। हमारे रॉ और इनका नारा है धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करेगा। बिकॉज धर्म इज नॉट अ पंथ, इट इज नॉट कि कोई मोड ऑफ वर्शिप है। धर्म इज अ लार्जर थिंग। इट इज लाइक जो पूरी चीज को जिसने सृष्टि में बांध के रखा हुआ है। एक कर्तव्य भी है धर्म में, ड्यूटी भी है, राइचियसनेस भी है, बहुत चीजों का मतलब है धर्म। धर्म का एक्चुअली में तो अंग्रेजी में कोई पर्याय ही नहीं है, ये इतना व्यापी शब्द है, सर्वव्यापी शब्द है जी। तो इसलिए हम लोग हमेशा से एक धर्म प्रधान देश रहे हैं, पंथ निरपेक्ष रहे हैं, पंथ निरपेक्ष रहे हैं हम लोग। ओके। लेकिन जो नई जनरेशन है अब आने वाली, उसको तो चलिए बाद में बात करेंगे उस पर तो, लेकिन पहले युवाओं की अगर बात कर ली जाए, हिंदुत्व का नारा उनको दिया जा रहा है, और जैसे कि आप भी मान रहे हैं कि अगर हमें न्याय चाहिए तो हमें पक्ष लेना पड़ेगा अपना, है ना। राजनीति भी पूरी तरह से, राजनीतिज्ञ भी इस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ कि युवाओं के अंदर इस चीज़ को लेकर बहुत वही बात आ रही है फिर लौट के कि मनमुटाव जैसा हो जाता है कि भाई हम हिंदू हैं तो हम हिंदू हैं और हम बिल्कुल दम से कहेंगे कि हिंदू हैं, कोई रोक सके। मतलब मार काट पे भी लोग उतर आते हैं इस बात को लेकर, तो वो कितना सही है? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि आपको एक आंकड़ा शेयर करता हूं मैं। पिछले 2 साल में 38 रिलीजियस प्रोसेशंस, रिलीजियस यात्राओं पे हमला हुआ। 38 की 38 वो हिंदू रिलीजियस प्रोसेशंस थी जिन पे हमला हुआ। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई ताजिया निकल रहा है उस पे हमला हो गया। आपको हमेशा हमला दिखेगा हनुमान जयंती पे, कावड़ यात्रा पे, कोई भी जब हिंदू शोभा यात्रा जा रही है आपको हमेशा उस पे पथराव दिखेगा। व्हाट डज दिस शो? क्या हिंदू ने वायलेंट काम किया? क्या हिंदू ने अटैक किया? या अब उनकी एकता को देख के दूसरी साइड प्रभावित होकर के हमला कर रही है? तो ये एक बात देखने वाली है, फैक्चुअल आंकड़ा है ये। तो ये सब जानना बड़ा जरूरी है ताकि हम एक निष्कर्ष पे पहुंच सकें। श्रेया जी, तो इसमें अपने माइंडसेट हमें कैसे रख के चलना चाहिए? जो युवा है उसको किस तरह से माइंडसेट अपना रखना चाहिए मेरे ख्याल से कल्चर को लेकर अपना? हाँ जी, अपने कल्चर को लेकर, हिंदुत्व को लेकर मेरे ख्याल से हम लोग अब डिस्कवर कर रहे हैं बहुत फैसेट्स। आज योगा,
आयुर्वेदा। मैं विदेश भी बहुत ट्रैवल करता हूँ और मुझे बड़ा दुख होता है देख के कि हम लोग इन चीज़ों से अछूते रहे। कई विदेशियों को हम लोग के बारे में पता था। एग्जैक्टली। मैं मेलबर्न गया था तो वहाँ पे मैं जब एक मेलबर्न मेडिकल कॉलेज है वहाँ बाहर महर्षि सुश्रुत की अच्छा। प्रतिमा है स्थापित। अच्छा। मुझे नहीं पता था, आज से कुछ साल पहले की बात है। मुझे बड़ी शर्म आई कि मुझे इनके बारे में नहीं पता है। सुश्रुत संहिता हमारा ज्ञान है, इनको एंशंट फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है और हमें नहीं पता, और मेलबर्न मेडिकल कॉलेज इनकी बात कर रहा है। अच्छा। सिमिलर इंसिडेंट हैपेंड जब मैं आपको बताऊं, जो गॉड्स पार्टिकल जो सबसे बड़ी खोज मानी गई है इधर की, वो सन लेबोरेटरी में हुई है। आई थिंक स्विट्जरलैंड में है सन लेबोरेटरी। ओके। सन लेबोरेटरी के आप जब अंदर घुसेंगे, रिसेप्शन के पास एक बहुत बड़ी प्रतिमा नटराज की है और उनके बारे में लिखा है। उनके बारे में एक और कोई फ्रिट्जम कैप्रा करके कोई एक साइंटिस्ट है, उन्होंने लिखा है कि जो शिवा का कॉस्मिक डांस है दैट शोज द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स। यस। इतने इतने बड़े साइंटिस्ट, मैं अगर बात करूं नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट की, अर्विन श्रोडिंगर ऑस्ट्रिया के, जिन्होंने पूरी क्वांटम थ्योरी बनाई, वो कहते हैं सबसे बड़ा गिफ्ट ही मैनकाइंड को वेदास है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर जिन्होंने एटॉमिक बम बनाया। तो ये इतने सारी चीज़ें, नील्स बोर, हाइजेनबर्ग, ये सब बात करते हैं कि ये जो आत्मन और ब्रह्मन का कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी सिमिलर टू द क्वांटम थ्योरी, कि कॉन्शियसनेस आज यूनिवर्सल है। आप, मैं, हम सब एक चीज से बंधे हुए हैं। राइट। दिस इज द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट जो अद्वैत वेदांता का है। तो ये चीजें हमारे पास होते हुए हम अपनी लैंग्वेज से कट गए, संस्कृत से, बिल्कुल। और लोग डिस्कवर कर रहे हैं इसको। सो आई थिंक अब लोग ये बात जान रहे हैं एज दे आर ट्रैवलिंग कि बहुत सारे जेम्स हैं हमारे अंदर जो हम डिस्कवर करें, उसकी और एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। मुझे तो लगता है अभी बहुत बड़ा स्कोप है। अभी एआई की बात चल रही है। आई थिंक संस्कृत इज अ वेरी बिग फिट फॉर एआई। संस्कृत इज अ वेरी बिग फिट फॉर वॉइस असिस्टेड एआई। हाउ? आपका बहुत अच्छा सवाल है। हाउ? अंग्रेजी में आपने देखा होगा, अंग्रेजी आप एक तरह से बोल सकती हैं, मैं एक तरह से बोल सकता हूँ। प्रोनाउंसिएशन, कोई पंजाब में है उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होगा, कोई स्विट्जरलैंड में है अलग होगा, इंग्लैंड में है अलग होगा। संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन जब एक पुजारी है, वो चाहे नॉर्थ में आपका हो, चाहे केदारनाथ से लेकर के चाहे नीचे रामेश्वरम में हो, इट विल बी एग्जैक्ट सेम। बिल्कुल। एंड हिंदी में हमें पता है, संस्कृत तो हमें पता ही नहीं है, संस्कृत उससे भी ज्यादा एडवांस है। हिंदी में आपने देखा होगा फोनेटिक्स की कोई जरूरत नहीं है। जैसे वहां वावल्स की जरूरत है, वहां CAT तो कैट है, पर आगे कौन सा क्या हो, ए और ई और इन सब का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ बहुत क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो वॉइस असिस्टेड एआई में कल को सबसे ज्यादा जो सटीक बैठेगी वो ये बैठेगी, संस्कृत बैठेगी, हिंदी बैठेगी। प्लस ये फोर्ब्स मैगजीन ने आज से नहीं बहुत पहले बात कही हुई है कि राइट फ्रॉम नासा टू ऑटोमेटा, जितने एल्गोरिदम्स हैं, संस्कृत में आप 2 शब्दों में वो बात कह ले जाते हो एकदम प्रिसाइज, जो कि आप बड़े बड़े सेंटेंस में भी नहीं कह पाते हो। एंड एवरी वर्ड हैज अ डिस्टिंक्ट मीनिंग। वो कोई जेनरिक नहीं है जैसे अंग्रेजी है। अंग्रेजी में तो आपने टीचर बोल दिया, यहाँ अध्यापक का मतलब कुछ और है, आचार्य का मतलब कुछ और है, शिक्षक का मतलब कुछ और है। राइट। तो बहुत बहुत लेयर्ड है और हमें सिखा दिया गया कि अरे ये सब तो ऐसी ही भाषा है, असली चीज़ तो जिसको ज़्यादा अच्छी इंग्लिश आती है वो ज़्यादा मॉडर्न और वेस्टर्नाइज्ड तो है। लेकिन यही बात मैं, जैसे कि मैंने कहा कि पहले युवाओं की और फिर नई जनरेशन की, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको तो बचपन से ही सब चाहते हैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाए बच्चे को, भाई अंग्रेजी का फ्लो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर इंग्लिश नहीं आती होगी, भले ही तुम संस्कृत की तरफ तो जाते ही नहीं हैं। संस्कृत मतलब बहुत पुरानी सोच, ये कैसे खत्म होगा? थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हुआ है। ये संस्कृत लर्निंग अकेडमीज थोड़ी सी ऊपर उठी हैं, बाहर वाले बहुत रिसर्च कर रहे हैं अब संस्कृत पे, जब से उसका स्कोप उनको पता चला है। हाँ, अभी देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। मेरा ये मानना है अंग्रेजी बिल्कुल आनी चाहिए। मैं कभी भी अंग्रेजी के विरुद्ध नहीं हूँ। एक इंटरनेशनल भाषा है, हमें बहुत एज मिली अंग्रेजी आने से। मैं खुद बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ कि अंग्रेजी बिल्कुल आनी चाहिए और अच्छी आनी चाहिए। बट इनका भी एक पुनरुत्थान हो रहा है। अभी बेबी स्टेप्स हैं। शायद 10 साल बाद हम लोग जब मिले, आपसे बात करें, तो आप पाएंगे कि काफ़ी कुछ हो गया है इसमें ऑलरेडी। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि पेरेंट्स की ड्यूटी नहीं बनती है कहीं ना कहीं बच्चों को कल्चर से कनेक्ट रखने के लिए? पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है, बट आई थिंक ये एक पूरा एक सोसाइटी की चेतना होगी। जब देखिए क्या होता है ना, जब एक सोसाइटी की चेतना होती है, फिर उसमें एक डिमांड और सप्लाई स्टार्ट होती है, फिर उसका एक प्रैक्टिकल यूज भी आता है। अभी धीरे धीरे एक इकोनॉमिक यूज आएगा संस्कृत का, आप पाएंगे। फिर बहुत लोग अट्रैक्ट, आज योगा एक $multi-billion इंडस्ट्री बन गई ना।
उससे स्पिरिचुअल उत्थान भी हुआ, साथ में लोगों को लगा रही है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हजारों योगा ट्रेनर्स, ऑनलाइन क्लासेस, ये सब एक इकोसिस्टम बन गया। स्टार्ट हो गए। जब तक एक इकोसिस्टम नहीं बनता एक चीज के प्रति, जिसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, तब तक वो चीज प्रॉस्पर नहीं करती है, बिकॉज हम एक इकोनॉमिक ड्रिवन सोसाइटी में है, ये एक सच्चाई है हमारी। संस्कृत एक बहुत बड़ी $1 बिलियन इंडस्ट्री बनेगी, आप अभी देखेंगे इस चीज को। So we should repackage our culture. वी शुड रीपैकेज, आई थिंक एक समय आता है जब आप काम करते जाते हो, आपको याद होगा एक ज़माने में, मुझे तो याद है ये, शायद आपने भी सुना हो, अरे मंदिर से क्या होगा, स्कूल खोल दो, वहाँ कोई अस्पताल खोल दो। अस्पताल खोल दो। आज क्या मंदिर रोटी देती है? ये बोला था अभी किसी एक पॉलिटिशियन, अखिलेश यादव ने बोला था, किसने बोला था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला था। आज मंदिर जो है श्रेया जी, हमारी जीडीपी का 3% से ज्यादा बड़ा हिस्सा होके लाखों करोड़ की एक इकोनॉमी बन गई है। डेली राम मंदिर में करीब 1.5 लाख लोग जाते हैं विजिट करने। वहाँ आसपास की जो एक इकोनॉमी है, चाहे रेस्टोरेंट्स हो, होटल्स हो, उसमें इतना बड़ा बूम आया है कि टूरिज्म सबसे बड़ा ड्राइवर होता जा रहा है इकोनॉमी का। तो मंदिर रोटी भी देता है। जब एक मंदिर बनता है, कॉन्ट्रैक्टर से लेके, स्टोन लेयर से लेके, पुजारी से लेके, फूल वाले से लेके, नाव वाले, सबकी घर की रोटी बचती है, सबका एक उत्थान होता है। तो क्या किसी ने सोचा था ये? आज लोग क्या कह रहे हैं, भाई मंदिर अगर बना दो और टूरिज्म अट्रैक्शन हो जाए, शहर की इकोनॉमी उठ जाएगी। कहाँ जो लोग कहते थे कि अरे मंदिर से क्या होगा, आज वो मंदिर पे फोकस करने लग गए। ऐसे ही एक दिन संस्कृत और हमारी सारी और जो एंशिएंट आर्ट्स हैं, आयुर्वेद, कितने लोग बैक टू द रूट्स वाली चीजें ला रहे हैं। आप खाने में देखेंगे नेचुरल फूड, ये वाला फूड, ये सब धीरे धीरे एक पुनरुत्थान की ओर चल रहा है। और हम इसको, जैसे कि अब हमारा भी जो मोटिव रहता है हमारे चैनल के थ्रू, हम थोड़ा चाहते हैं कि हम स्पिरिचुअल बातों पे ज़्यादा डिस्कस करते हैं, इसीलिए कि समझ सकें जो हमारा कल्चर है। आज की डेट में एस्ट्रो को लेकर काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न बने हुए हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इतनी ज़्यादा बूम पर है कि हर कोई अपने अपने रेमेडीज़ और अपने अपने तरीके से बिल्कुल कहना चाहिए अपने कल्चर को ही बढ़ा रहा है एक तरह से। तो लेकिन क्या सही है और क्या गलत है, ये समझने के लिए थोड़ा सा जो युवा है उसको कैसी सोच रखनी चाहिए। तो मैं भी एक पॉडकास्ट चैनल चलाता हूँ, तो उस पर एक बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर आई हुई थी, मुझे बेसिक थोड़ी एस्ट्रोलॉजी आती है। अच्छा। तो उन्होंने एक बात कही और जो मैं बहुत मानता हूँ एस्ट्रोलॉजी का, क्योंकि आपने जिक्र किया इधर, कि जैसे कुकिंग सबको थोड़ी आनी चाहिए ना, वैसे थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी जरूर आनी चाहिए। ओके। बिकॉज वो आपको मदद करता है अपने बारे में जानने की, और एक इतनी कमाल की एक विरासत है हमारे पास। मतलब मैंने जब एस्ट्रोलॉजी सीखी, जितनी सीखी, अभी मैं बहुत ही उस पे हूँ, अभी एमेच्योर लेवल पे हूँ, बट मैंने जब समझा तो मेरी मतलब मुझे लगा रही मुझे पहले क्यों नहीं पता थी। इससे आप कितना जान सकते हो कि आप किन कैपेबिलिटीज के साथ बने हो, क्या आपका सही समय है। तो एक बहुत बड़ा टूल है टू नो योरसेल्फ और सही डिसीजंस लेने के लिए लाइफ में। तो आप मानते हो कि एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है? 100%। आई टोटली बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। मैं ये मानता हूँ कुछ अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जैसे डॉक्टर, जैसे मेडिकल साइंस है, कोई अगर कहे मेडिकल साइंस नहीं है, बेवकूफ़ी की बात है। एस्ट्रोलॉजी है, कुछ अच्छा डायग्नोस कर पाते हैं, कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं, किसी में क्षमता ज़्यादा है, किसी में कम है, कुछ फ्रॉड भी होते होंगे एस्ट्रोलॉजर, मैं ये भी बोल रहा हूँ। बट एस्ट्रोलॉजी तो पक्का रियल है, ये तो एक बहुत बड़ी विरासत है हमारे पास। क्या सही है क्या गलत है, इसको कैसे फिर समझेगा कोई युवा? थोड़ा सा आपको खुद जानने की ज़रूरत है। जैसे कि जब आप खुद घर में कोई डॉक्टर होता है तो उसको कोई डॉक्टर मूर्ख नहीं बना पाता है, आपने ये बात देखी होगी। राइट। ये वही वाली बात है, थोड़ा आपके अंदर भी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, पूछना चाहिए कि आप, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप अंतर्यामी हो, देयर इज अ रीजन। आपका मर्करी स्ट्रांग है, मतलब आपका कम्युनिकेशन और ये स्ट्रांग है, इसलिए आपकी ये दशा है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। अगर आप वो बेसिक शब्दावली नहीं समझते हो तो आपको कोई भी टहला सकता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बेसिक्स अपनी चीजें के पता होना चाहिए, एंड एक बहुत बड़ी विरासत है ये। मैं बार बार बेसिकली जो हमारे युवा है उसको अपने कल्चर से कनेक्ट करना है, और उसमें एस्ट्रोलॉजी एक पार्ट है, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा पार्ट है, और बहुत बड़ा पार्ट मैं तो बहुत बड़ा पार्ट मानता हूँ पर्सनली। बट एटलीस्ट पढ़ना शुरू करें, खुद एक निष्कर्ष निकालें, मतलब कोई भी चीज को डिसमिस ना कर दें कि अरे ये तो अंधविश्वास है। आपको जान के बहुत हैरत होगी। वही बात ना कि आंखें बंद करके किसी भी चीज पर भरोसा ना करें, आप खुद उसको समझने की कोशिश करें। जिस तरह से जो हमारा एजुकेशन है वो एक अलग चीज है, मगर ये जो है ये हमारी संस्कृति का ही एक हिस्सा है। हमारी ही संस्कृति है जो कहती क्वेश्चन करो, वेद को भी क्वेश्चन करो, उपनिषद को भी क्वेश्चन करो, उसने कुछ भी नहीं कहा ये एब्सोल्यूट है। बाकियों में तो कहा है भाई ये सच है, नहीं तो जहन्नम है तुम्हारे लिए।
इसको मानो नहीं तो ये है, नहीं तो- हमारे में ही कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन करने का, इवॉल्व करने का, क्योंकि ये एक सिर्फ रिलीजन नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है। अच्छा, क्योंकि जब पार्टी पक्ष में आती है तो धर्म पर बात करने लगती है, काम करने लगती है। जब वही पार्टी विपक्ष में जाती है तो विपक्ष भी हो जाती है उसी विषय पर लेकर। तो इसके बारे में आप क्या, क्योंकि आप राजनीति पे मतलब बहुत नहीं, अच्छी मेरे पकड़ ख्याल रखे से हैं। जैसे इस समय जो पार्टी है पावर में, भाजपा की सरकार जी। जो है, इन्होंने तो हमेशा से मुद्दे उठाए थे संस्कृति के। अच्छा। तब इनकी बात सुनते नहीं थे लोग, तब वो एक चेतना आई नहीं हुई थी। हालांकि धीरे धीरे उसने तूल पकड़ा, राम मंदिर का मूवमेंट हुआ पूरा, और भी अलग अलग बातें उन्होंने हमेशा से करी थी कि सेक्युलरिज्म के नाम पे अपीसमेंट चल रहा है, जो कि एक सच्चाई थी बात की। आज लोग उस बारे में जान रहे हैं, एक से एक केसेस, जैसे ये शाहबानो का केस था, जी। ट्रिपल तलाक हुआ, ये सब जो त्रुटियां थी ये सब सामने आ रही हैं, अब ये हट भी रही हैं। जी। तो इनको सर पे चढ़ाया रखा था तुष्टीकरण के लिए। आज ये चीज चेंज हो रही है, अभी और चेंज होने बाकी है। आप सोचिए कितना बड़ा अन्याय है कि मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, मस्जिद, गिरजाघर, ये सब सोसाइटी के पास है, उनकी मंदिरों पे टोटल कंट्रोल सरकार का है। ये कितना बड़ा अन्याय है। बाकी सबका उनकी कम्युनिटी के पास है, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, उस पर कम्युनिटी रूल करती है, क्योंकि मंदिर में इतने फंड्स आते हैं, सरकार कंट्रोल करती है, इतना फ्रॉड होता है। और ये इस सरकार से भी शिकायत है कि इनको रिलीज करना चाहिए, फ्री द हिंदू टेम्पल्स। इस पे बहुत पिटिशंस, बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है। जी। अगर ये हो जाता है तो हमारे मंदिरों में इतना पोटेंशियल है, इतने पैसे आ रहे हैं, हम वेद पाठशाला भी खोल सकते हैं, हम अपने वेद और पुराण और इन सब का डिजिटाइजेशन भी कर सकते हैं, हम गौशाला भी खोल सकते हैं, पूरा इकोसिस्टम पुराने की तरह हम ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर मतलब पार्टी को कार्य करना पार्टी हैज पड़ेगा टू ना। फ्री हिंदू टेम्पल्स। इस पे एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है इस समय। जी। मंदिरों के साथ साथ ऐसा आपको क्या लगता है कि जो हमारी राजनीतिक हमारी पार्टी है उसको और किस विषय पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है इस समय? तो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि विपक्ष जो है वो सवाल ही नहीं पूछ पा रहा है, वो अजीब वो अजीब कुछ बोल ही चीजों नहीं पाता में नहीं, वो बोल पाता है, वो हल्ला काटते हैं एक्चुअली बस। हल्ला तो काटते हैं, आपकी बात सही है, बट साथ में बड़ी दुख की बात ये होती है, अब जैसे रेड फोर्ट में भी हुआ, जी। उनको कवर फायर देने का बहुत काम करते हैं। अरे ये भटके हुए युवा हैं, अरे इनके साथ उत्पीड़न हुआ है। आज ये बात साफ हो गई, कोई उत्पीड़न नहीं था, ये डॉक्टर थे, अच्छा कमा रहे थे, सरकार के पैसे पे इन्होंने स्कॉलरशिप लेके काम करके पढ़ाई लिखाई करी, सरकारी स्कूल में पढ़े, प्रैक्टिस कर रहे थे, तब भी इन्होंने ये हरकत करी। उसके बाद भी हुसैन दलवाई, उदित राज, दिग्विजय सिंह, आपको ये सब कवर फायर देते हुए नजर आएंगे कि अरे ये गरीब थे, ये भटके हुए थे। गरीब और भटके हुए नहीं थे, ये कट्टर सोच थी। उस सोच को कॉल आउट नहीं कर रहा है विपक्ष अभी भी वो तुष्टीकरण की राजनीति में लगा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना, जो चीज़ गलत है उसको स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो पक्ष की पार्टी हो चाहे विपक्ष की पार्टी हो। ये वोट बैंक की राजनीति है इनकी। इनका सिंपल कैलकुलेशन ये है, ये मुस्लिम को एज अ वोट बैंक देखते हैं। इन्होंने कुछ काम तो किया नहीं उनके लिए भी, उनका चाहे शिक्षा का स्तर हो, चाहे डेवलपमेंट का स्तर हो, बहुत पीछे है, पर इनको इनका वोट चाहिए कि अरे तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, ये नहीं होता, ये सब जो बातें करके आप एड्रेस नहीं कर रहे हो इश्यूज को। ये दिक्कत है सबसे ज्यादा। जो करंट इश्यूज हैं, अगर मैं बोलूं तो बहुत सारे हैं इश्यूज। आपको मैं बताऊं कि आज भी जो एक एवरेज इनकम है इस देश की, बहुत पुअर है, बहुत ज्यादा पुअर है। अच्छा। अगर मैं बात करूं, अगर कोई व्यक्ति 25,000 रुपये महीना कमा रहा है, वो आज भी टॉप 5 या 6% के अंदर आ जाता है देश के। इतना खराब है आज भी, आपको जान के हैरत होगी, आज भी इतना ज़्यादा स्तर पे है नीचे के लेवल पे चीज़। हमारी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उसमें करीब 20% नॉन फंक्शनल है, ऑलमोस्ट 6-6, 7-7 लाख करोड़ हमारे जा रहे हैं उन पे, और उन पे कुछ काम भी नहीं हो पा रहा है, इतना वेस्टेज हो रहा है। एआई जो आ रही है आज, एआई का अगर मैं बात करूं, आप यूज करते हो एआई? आपने करा चैट जीपीटी यूज करते हो? क्या यूज करते हो? आपको पता है, आप जब एक सवाल करते हो चैट जीपीटी से, करीब आपकी जो बगल में एक बोतल पड़ी है पानी की, इतना पानी यूज हो जाता है। ओके, ऐसा इतनी इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज है एआई का, और इतना उसको कूल करने के लिए पानी का यूसेज है एक डेटा सेंटर का, कि आज जॉर्जिया और अलग अलग शहर पानी और इन सब की समस्याओं से जूझ रहे हैं अमेरिका में। तो टेक्निकली हम देखें तो अगर बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ समस्या खड़ी कर रहे हैं बहुत बड़ी। हम कैसे इससे भिड़ेंगे? हमारे पास वैसे ये है, यहाँ हम डेटा सेंटर खोलने की बात कर रहे हैं, जो कि खुलने चाहिए जॉब्स के लिए। क्या इसके ऊपर कोई हमारे पास नीति है?
हमारे पास अपनी चिप्स नहीं थी अभी तक। चिप्स को लेके पूरी दुनिया में इस समय सेमीकंडक्टर को लेके एक वॉर चल रही है। अब हम लोगों ने फैब्रिकेशन यूनिट्स गुजरात और एक दो जगह और खड़ी करने की बात करी है। हम बहुत पीछे हैं इन सब चीज़ों में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारे पास अपने क्यों नहीं टेक्नोलॉजी चीज़ें हैं, क्यों हम गूगल पे निर्भर हैं? कल को कोई स्थिति आती है, हमारे पास अपने देश का अपना गूगल, अपना एक्स, अपने प्लेटफॉर्म्स क्यों नहीं है? अब एक दो आने स्टार्ट हुए हैं। क्यों एक इतना बड़ा देश इस पे निर्भर है, बाहर की टेक्नोलॉजी पे, बाहर की चीज़ों पे? कुछ क्रांतिकारी चीज़ें हुई, यूपीआई आया, बहुत अच्छी चीज़ हुई, वीज़ा, मास्टर कार्ड, इन सब के ऊपर बहुत सेंध लगी उसकी वजह से। हमारे पास क्यों नहीं अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स है? जब हम इतने इंजीनियर्स और इतने सब कुछ बना रहे हैं जो बाहर जा जाके सर्व कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं कुछ बना पाए हम लोग? क्यों ऐसा होता है कि लोग इंडिया छोड़कर बाहर चले जाते हैं, भाग जाते क्यों हैं? पोल्यूशन की पढ़ते प्रॉब्लम है? इसीलिए हैं कि पढ़ेंगे और फिर चले जाएंगे बाहर। बिकॉज हम फेल कर गए उनको एक इन्वायरमेंट देने में। ओके, यहाँ पोल्यूशन का क्या लेवल है, आप मुझे बताइए जरा। तो पोल्यूशन का आप रीजन मानते हैं कि पोल्यूशन है जो नहीं, मैं एक एग्जांपल, मैं सारे एग्जांपल्स दे रहा हूँ। हमारे यहाँ पोल्यूशन, हमारे यहाँ हम लोग कुछ एक इकोसिस्टम नहीं बना पाए टैलेंट को रोकने का। जी, ठीक, हम लोग कोई भी नई चीज़ यहाँ पे नहीं बना पाए, गूगल और इस टाइप की। ये सब कमियां, ये सब बहुत बड़े इश्यूज हैं। हम कल को यहाँ डेटा सेंटर्स अब बना रहे हैं हैदराबाद वगैरह में, इलेक्ट्रिसिटी और इसकी जनरेशन के लिए हम लोग कितना काम कर रहे हैं, वाटर शॉर्टेज के लिए। आज ये हालत है, एक पैंडेमिक टाइप का आया हुआ है, हार्ट अटैक्स को लेकर के, जी, कैंसर को लेकर के। जी। कैंसर इज ऑन द राइज, बिल्कुल। फूड अडल्ट्रेशन की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से, अलग चीज़ों की वजह से। ये किस तरह की ज़िंदगी हम लोग कर रहे हैं? ये इश्यूज हैं डिस्कस करने कभी वाले ना। कभी यही लगता है कि हम जिस तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी भले ही थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन परेशानियां शायद ज्यादा बढ़ रही हैं ज़्यादा उसके बढ़ रही है। कंपैरिजन में। बिकॉज वी नीड टू एड्रेस ऑल दीज इश्यूज। पर विपक्ष फेल कर गया इन सब इश्यूज को उठाने में। विपक्ष उल्टा और गलत गलत मुद्दे उठाता है और चीज़ों को और खराब करना चाहता उस है। तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है लोगों का एक्चुअली। बहुत चीज़ें हैं। मैं आपको एक बताऊं एक बात, जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं, पराली की बहुत बड़ी समस्या है। आपको पता ही है पराली जो जलती है पंजाब में। जी। अब पराली क्यों इतनी जलती है, क्या चक्कर है इसमें? इस पे आप ज़रा अगर थोड़ा शोध करें, रिसर्च करें, तो हमारे जो फार्मर्स हैं पंजाब में, वो वीट और राइस से ऑब्सेस्ड हैं। वीट और राइस ग्रो करना है। क्यों ग्रो करना है? क्योंकि उनको एमएसपी मिलती है उसके ऊपर। ओके, अब एक एमएसपी मिलने की वजह से सब लड़ने आ जाते हैं, एमएसपी दो, एमएसपी दो, एमएसपी दो। क्योंकि एमएसपी 23 क्रॉप्स पे मिलती है बस, मुख्य तौर पे वीट और राइस प्रोक्योर हो जाती है। ये सिर्फ वीट और राइस उगाते हैं। आपको पता है मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ फूड रॉट कर जाता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। इतने गोडाउन नहीं है, इतना पैदा कर देते हैं ये। इससे जो हमारा वाटर टेबल है वो डिप्लीट कर गया, क्योंकि पानी खूब मांगता है राइस ग्रो करना। राइस ग्रो करने के लिए। और इसके लिए ये पराली बर्न करते हैं। अगर ये पैडी ना करें ग्रो, तो पराली ना हो इतना। इनको सरकार ने कहा आप दाल उगा लो, पल्सेस उगा लो, डाइवर्सिफाई कर लो, मना कर दिया। और पूरा विपक्ष इनके साथ खड़ा हो जाएगा, अच्छा हमारा हक छीनोगे, अच्छा हमारे इसको एमएसपी नहीं दोगे। तो राजनीतिकरण करके आपका ये मानना हो गया विपक्ष का, समाज जाए भाड़ में, देश में आग लगती है तो लगे, हमें राजनीति करनी है। तो जब तक एक ऐसा विपक्ष रहेगा तब तक सरकार से भी अच्छे सवाल नहीं पूछ पाएंगे। मैं तो सरकार से ये सब सारे सवाल पूछना चाहता हूँ, पर विपक्ष अलग ही ट्रिप पे लगा हुआ है। अंबानी अदानी को गाली लेने लग जाएगा विपक्ष। जबकि कॉर्पोरेट सेक्टर ग्रो करना बहुत जरूरी है भाई। आज अंबानी ग्रो किया और चीजें हुई, डेटा चिप हुआ ना, मोबाइल यूसेबल हो पाया, एक क्रांति आई डेटा यूसेज में और मोबाइल की क्रांति में। हमारे कितने फिनटेक स्टार्टअप्स और कितने कुछ स्टार्ट हो गए। ये सारे इश्यूज हैं श्रेया जी एक्चुअली में। तो जब अगर विपक्ष उठाएगा ही नहीं इन मुद्दों पर, तो क्या मतलब है कि पार्टी भी ध्यान नहीं देगी? पार्टी बिल्कुल नहीं ध्यान देगी भाई। जीते चले जा रहे हैं, हमें क्या जरूरत है फिर एयर पोल्यूशन की? ये लोग जो मर्जी सांस लें, झक मार के हमें वोट दे रहे हैं। जो वोट बैंक है, तो ये उसको सोचना चाहिए। फिर कौन उठाएगा ये सवाल? ये मुद्दे कौन उठाएगा? मोनोपोली कभी भी अच्छी नहीं है किसी भी बिजनेस के लिए, और ना ही पॉलिटिक्स के लिए। अगर कई प्लेयर्स होंगे तब तो वो आपकी सेवा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, आपस में जूझेंगे। अब सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी कि विपक्ष को भी खड़ा करे कि अपने दो हिस्से करके कुछ को उधर भेजे कि भाई चलो एक अच्छी विपक्ष भी खड़ा करते हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के जो लोग हैं इनको बोलना चाहिए ना कि भाई 95 इलेक्शंस हार चुके हैं राहुल गांधी। कोई भी देश की तरक्की नहीं चाहता है, वो शायद सिर्फ अपनी तरक्की के बारे में सोच रहे हैं कि हम कितना प्रॉफिट ले सकते हैं। नहीं, एक गुलामी का मानसिकता भी है। जैसे कांग्रेस पार्टी में एक आज भी गुलामी की मानसिकता है। गुलामी की मानसिकता किस तरह से? एक परिवार से आप क्यों आज भी इतने मंत्रमुग्ध हो? 95 चुनाव हार गए आप। आप तब भी वही लीडर होंगे, वही फैसला करेंगे, वही हाई कमान है। ये क्यों है भाई? किसी और को दो।
सचिन पायलट जैसे लोग हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, कांग्रेस के हैं, उनको क्यों नहीं मौका देते आप आगे आने का भाई? क्योंकि लीडरशिप हमें दिख ही नहीं रही है, तो जो वोट बैंक है वो भी कैसे सोचे, उसे तो एक ही दिख रहा है ना बंदा अभी। ऑब्सेस्ड हैं गांधी परिवार से। जी। तो ये जब तक चलता रहेगा तब तक मेरे हिसाब से विपक्ष में एक बहुत बड़ा चेंज आने की जरूरत है। तभी जो पार्टी इन पावर है वो भी तभी और चीज़ों पे ध्यान देगी जो कुछ चीज़ों पे नहीं दे रही। कुछ अच्छे काम किए भी हैं उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है होना। विपक्ष ना होना एक दुर्भाग्य है इस समय देश का। ये मेरे जो पापा जी थे वो भी अक्सर कहा करते थे, क्योंकि हालांकि वो कांग्रेस के बहुत बड़े भक्त रहे हैं। अभी तो नहीं है, दुनिया में नहीं है, अभी लास्ट ईयर उन एक्सपायर हो गए थे, बट वो बहुत बड़े भक्त थे कांग्रेस के। तो उनसे कभी भी हम भाजपा की कोई भी चर्चा किया करते थे तो अक्सर इतने सारे पॉइंट्स निकाल के रखते थे कि उन्होंने ये किया। तो आज की डेट में लेकिन वो यही बोलते थे कि पता नहीं ये चुप क्यों बैठी है, ये मुद्दे क्यों नहीं उठा रही है। मतलब आज की डेट में वो भी ये कहने लग गए थे कि चलो ठीक है, मोदी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को बोलना तो चाहिए ना। जैसे कि अभी आप कह रहे हो कि जब तक आप मुद्दे नहीं उठाओगे, इशू नहीं पैदा करोगे, और दूसरी चीज़ आप एक अच्छा लीडर नहीं दोगे सामने, भाई जिसको लीडर बना के आप खड़ा कर रहे हो उसको तो ऑलरेडी सारे लोग रिजेक्ट कर चुके हैं। अब आप बार बार उन्हीं को खड़ा करोगे या वही एक चेहरा दिखेगा, तो जो वोट बैंक है वो कैसे चुनेगा, कैसे? उसको तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है ना, लौट फेर के। जी। मैं भी जब वोट डालने जाती हूँ तो सोचती हूँ तो वही चेहरा लौट के दिखता है, इन्हीं को ही दे देते हैं, फिर दूसरा तो कोई है ही नहीं है। और ये अच्छी चीज़ बिल्कुल भी और इससे नुकसान हमें ही है, वही मोनोपोली वाली बात आ जाती है सामने। जी आपने जो बात कही ना, जिसे कांग्रेस के पुराने वोटर्स रहे हैं, बहुत लोग रहे हैं, मैं समझता हूँ उनकी क्या सोच रही होगी। देखिए किसी के लिए भी आसान नहीं होता कि आप 50-60 साल एक धारणा से चलते आए हो, ठीक, और अब कई इतिहास की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। राइट। जैसे पंडित नेहरू की बात करें, जवाहरलाल नेहरू की बात करें, हम हमेशा क्या दिखाया गया, हम लोग जब बड़े हुए, कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं चाचा थे, चाचा नेहरू, और वो बड़े ही लिबरल और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बिल्कुल वो सबको वेलकम करते थे। बड़े होकर के ये पता चलता है, इनफैक्ट ये जावेद अख्तर जो हैं वो बड़े नेहरू की बात करते थे। अब उनसे पूछा जाता है कि भाई मजरू सुल्तानपुरी, एक बहुत फेमस लिरिसिस्ट, उन्हीं के कुल के एक तरह से, जावेद अख्तर के, उन्होंने हिटलर का चेला बोल दिया था नेहरू को। नेहरू ने उनको जेल में डाल दिया। नेहरू ने हजारों बुक्स बैन करी, एडिटर्स को जेल में डाला, ऑर्गेनाइजर मैगजीन जो पंचजन्या जो आरएसएस की थी उस पर बैन लगाया, उसके एडिटर को जेल में डाला, कोर्ट में जाके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे फर्स्ट अमेंडमेंट लाए। अब ये बातें लोगों को नहीं पता है। इतनी किताबें हैं, 9 Hours to Rama, चंद्रमोहिनी, सब बैन करी नेहरू ने। कोई भी अगर फॉरेन पब्लिकेशन है क्रिटिकल ऑफ नेहरू, वो तक बैंड थी एक स्टेज पे। अब कोई व्यक्ति अपने घर परिवार और सब में कहता आया है कि भाई नेहरू तो महान थे। अब ये तथ्य सामने आ रहे हैं, अब उसकी एक ईगो भी होती है कि भाई एक वो होती है, सबके सामने मैं इतनी बड़ी बड़ी बात कर चुका हूँ, अब मैं कैसे इससे मुकरूं बात से। तो ये जो पुरानी पीढ़ी में बहुत लोग इसमें फंसे रहे काफी साल तक कि भाई अब नए तथ्य आ रहे हैं, और हम लोग भी सोते रहे इस बारे में। आप फिल्में सोचिए ना जो बनती थी पहले। मुझे याद है मैं बहुत छोटा था तो एक फिल्म आई थी, कुछ कुछ होता है जी। तो कुछ कुछ होता है, मैं, आपने देखी है कुछ कुछ होता है फिल्म? देखी है। तो उसमें वो जो शाहरुख खान की बेटी होती है अंजलि, तो शाहरुख खान उसमें एक हिंदू परिवार से, ठीक, अचानक से अंजलि जाती है कहीं पर और वहां पे एकदम से वो सजदा करने लग जाती है और नमाज पढ़ती है, और उसकी कामना पूरी हो जाती है, काजोल की शादी टल जाती है। आपको याद होगा वो सीन, है ना? क्या मतलब है इस बात का? वो हिंदू, उसका क्या पढ़ना नमाज से, और वो कबूल हो जाती है चीज। ये क्या आपको मैसेज दिया गया? बहुत मतलब अजीब सी बात है कि नहीं है ये बात? लेकिन ध्यान तो किसी का भी नहीं किया इस बात पे। दीवार पिक्चर अमिताभ बच्चन की, वो मंदिर नहीं एंटर करेगा, पर बिल्ला नंबर 786 उनके करीब है। प्रसाद नहीं लेंगे, पर बिल्ला 786 से भाई एक, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? ये पूछिए जरा आप। और सीधा सीधा जो हम मूवीज में देखते हैं, इसका सीधा असर युवा पीढ़ी के ऊपर होता है, दिमाग पर होता है। सलीम जावेद की जितनी फिल्में थी, एक में भी मुस्लिम कैरेक्टर को नेगेटिव नहीं दिखाया। रहीम चाचा, हाँ, और अगर कोई प्राण का कैरेक्टर था भी जो वो था, वो अब सुधर गया है, रिफॉर्म्ड क्रिमिनल, जो यारी है ईमान गाना गा रहा है, यार के लिए कुछ भी कर सकता है, पठान की जुबान पक्की होती है। तो ये कैसे कैसे हल्के हल्के ये खेल खेला गया? क्यों खेला गया? बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री में मुख्य पैसा उस टाइम पे ये सब जो डी गैंग, हाजी मस्तान, इन सब का लगता था।
तो नैरेटिव हमेशा इनके हिसाब से सेट किया गया और हम सोते रहे। नेहरू जब आए, उन्होंने पूरे अपने चारों ओर हिस्टोरियंस, एजुकेशन मिनिस्टर्स वगैरह सब अपने टाइप के रखे। तो नैरेटिव क्या बनाया गया कि नेहरू जो थे, चाचा नेहरू थे, लिबरल थे। अब ये बातें खुल के सामने आ रही हैं। तो जो मानते हैं उनको तो प्रॉब्लम अब जावेद अख्तर से एक जगह पे जावेद अख्तर कहते हैं मैं कम्युनिस्ट सोच का हूँ। अब कम्युनिस्ट सोच ये होती है कि सब समान, रिचनेस नहीं होनी चाहिए, ग्रीड नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं तो कम्युनिस्ट परिवार से मैं ये सोच मानता हूँ। अब उनकी अभी एक डॉक्यूमेंट्री आई है एंग्री यंग मैन करके, सलीम जावेद की, एक नेटफ्लिक्स पर है शायद। तो और ये बात वैसे भी बहुत फेमस है। जावेद अख्तर का कहना होता था जितना हीरो को पैसा मिल रहा है उससे 1 लाख रुपए ज्यादा लूंगा मैं, बिकॉज सलीम जावेद की तूती बोलती थी उस टाइम पे। तो सलीम जावेद कहते हैं हाँ हाँ, तो ये तो पूरी पूरी कैपिटलिस्ट सोच हो गई कि मैं जो हीरो है उससे भी ज्यादा महंगा लूंगा और तुम हो कम्युनिस्ट के। तो वो करने लग गए और चीजों को टालने लग गए। तो ये अब बहुत चीजें सामने आ रही है हमारे, एंड दैट इज वेयर आई थिंक द यूथ आर ऑल्सो गेटिंग टू लर्न दिस। तो अब इसको रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस और ऑपोजिशन। रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, उनको वेलकम करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि कुछ हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हुए हैं ना समझी की वजह से या जो की भी वजह से। आई थिंक दैट इज वेयर एक मिलन हो सकता है और एक सार्थक ग्रोथ हो सकती है एंड डेफिनेटली जो यूथ है उसको एक सही रास्ता समझ आएगा कि भाई जो हम चाह रहे हैं या जो हमें सिखाया जा रहा है या हम अपने अगर संस्कृति अपने कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो हमारा फ़ायदा ही है उसमें, खुद को समझना। क्योंकि ये जो मैंने बीच में भी क्वेश्चन किया कि लोग इंडिया छोड़कर बाहर जाकर जॉब कर रहे हैं, जब मैं खुद अपने परिवार में देख रही हूँ वहीं सेटल हो रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं बच्चों से कि वापस आ जाओ तो सीधा बोलते हैं वहाँ है क्या। क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन उनका होता है कि वहाँ है क्या, इंडिया आकर हमें मिलेगा क्या। वही सुबह 10 से 5 बजे की 6 बजे तक की जॉब, फिर घर आना, फिर ट्रैफिक, उस पर भी पोल्यूशन आपका। मैं अपने बच्चों को क्या फ्यूचर दूंगा, उसका सीधा ये क्वेश्चन था हम पे। तो ठीक है, मैंने कि अब जहाँ वो जर्मनी में है राइट नाउ, जो हमारी फैमिली का बच्चा है, तो अब ये क्वेश्चन हमें खुद सोचने लगता है। जैसे मेरा भी बच्चा है तो मैं सोचती हूँ कि आने वाले फ्यूचर में मैं भी ये चाहूँगी कि भाई तू इंडिया में मत रहे, क्योंकि अगर तुझे आगे बढ़ना है तो बाहर निकल जा। तो इसके लिए हम लोग कल्चर तो ठीक है अपने बच्चे के अंदर डाल पाएंगे, लेकिन वो यहीं टिका रहे उसके लिए क्या करें। आई थिंक गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना है इसके लिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से ग्रो करना है, ट्रैफिक कंजेशन पे काम करना है, एयर पोल्यूशन पे काम करना है। ये एक वैलिड क्वेश्चन है। कैसे होगा इतना मुश्किल? मुझे तो इतना मुश्किल लगता है, पता नहीं ये कैसे तो हो पाएगा। बिल्कुल है मुश्किल, बहुत मुश्किल है। 100 स्मार्ट सिटीज कही गई थी बनाने को, अभी तक नहीं बनाई गई हैं। नहीं बनी, वो बननी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो पलायन हो रहा है विलेजेस से शहर की और वो कहाँ जाएंगे। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है इतना खराब है हमारा, जिसके कारण भी पोल्यूशन बहुत हो रहा है, इधर उधर बायोमास बर्निंग और ये वो हो रही। पर हमें समझना होगा बहुत निगलेक्ट हुई चीज़ सालों साल, तो ये कैसे होगी, ये एक बहुत बड़ी जंग है। इस पे फोकस अगर नहीं हुए तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी आने वाली जो आपकी जनरेशन है। आपका कहना है वो तो पूरी तरह फिर बाहर ही जाने की सोचेगी। इस पे कैसे हो सकता है? अगर विपक्ष नहीं स्ट्रांग हुआ, सरकार भी इतना ध्यान नहीं देगी, थोड़ा बहुत देगी, इस पे बहुत मिशन मोड में काम होने की जरूरत है। अदरवाइज हम लोग और पीछे होते जाएंगे। आप यूरोप जाओ, आप 1 साल बाद जाओ, आपको लगता है वो 3 साल और आगे निकल गए हैं। जी, मैं अभी लौट ही रहा हूँ यूरोप से जस्ट। तो ये तो बिल्कुल सच्चाई है बात की। इसमें ये हमारे सरकार की कमी है, ये हमारे देश के लोगों की भी कमी है, हम लोग की भी कमी है। बिकॉज लोगों से ही बनती है चीज़। हमारे यहाँ लोगों में सिविक सेंस नहीं है। लोग अपना सोचते हैं, उसके बाद एक जगह को यूज करने के बाद उसको सही से छोड़ के भी नहीं जाएंगे। ट्रेन का हालत देख लीजिए, वंदे भारत का देख लीजिए आप हालत। वंदे भारत का क्या हाल किया लोगों ने। तो ये हमारे लोगों की, हमारे, और यही लोग जब बाहर जाते हैं तो बहुत नियम पालन करते हैं और वो करते हैं। तो ये एक पूरी नव चेतना आनी। फिर कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ से इसको ब्रेक किया जाए? क्योंकि हम, जैसे आपने कहा, बाहर जाते हैं तो बड़ा ध्यान रखते हैं, मैनर्स का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब इंडिया में आते साथ ही कि गाड़ी में कुछ खाया और लेके खिड़की के बाहर श्यू। पनिशमेंट्स होनी चाहिए बहुत स्ट्रिक्ट। इस पे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट की जरूरत है। पर जहां लॉ इन्फोर्समेंट किया इस सरकार ने, विपक्ष कहेगा अत्याचार कर रहे हैं और विपक्ष उनके पास आके कहेगा अगली बार हमें वोट देना। तो ये एक नेशनल कॉन्शियसनेस का राइज होना जरूरी है। नहीं तो कोई उनको कुछ फ्री दे देगा, कोई उनको कहेगा भाई तुम गंद मचाओ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, धरना दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, इसके साथ तो अत्याचार। ये जो विक्टिम हुड खेलना है ना, ये हमारे अंदर से आना है। जब तक हम नहीं चेंज करते अपने को, तब तक ये नहीं होगा चीज़। और ये
चेंज होते हुए बहुत धीरे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, मैं आशावादी हूँ, बट इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। मैं चाहता तो कि और मुझे तेज तो खुद होता। नहीं दिखता, जैसे कि एक बहुत बड़ा सबको सिखाया गया, और जगह जगह मैं देखती हूँ जब कचरा वाला आता है तो ब्लू ग्रीन एंड रेड डस्टबिन के बारे में बच्चों को भी सिखाया जा रहा है छोटे से, बट हम अपने घर में खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं। लोगों को मैंने नहीं करते देखा है, और जो करता भी है अगर अलग अलग पॉली बना के रखता भी है तो जो कचरा वाला आ रहा है वो अलग अलग नहीं ले रहा है। तो वही मैं हमेशा कहता हूँ ना, दूसरों पे फिंगर्स पॉइंट करने से पहले खुद आई को थिंक सोचना खुद को पड़ेगा सोचना होगा। कि आप कहाँ हम जा रहे एज अ हो। सोसाइटी बहुत सेल्फिश हो गए, बहुत सेल्फिश हो गए हम लोग, सिर्फ अपना सोचने लग गए। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलतियां हैं ये आपको कई अच्छे जगहों पे बाहर पे ये नहीं दिखेगा। वी नीड टू लर्न दिस। ये पॉलिटिशियंस कहेंगे नहीं, क्योंकि आप जहां ये कहोगे वो कहेंगे अच्छा आप हमें सेल्फिश कह रहे हैं, हम ही से वोट चाहिए आपको। मैं और आप ये बात कह सकते हैं क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं हैं, कि हम लोग समवेयर एज अ सोसाइटी हमें अपने से उठकर सोचना जरूरी है, जी। तभी हम कर सकते हैं ये। अगर हर व्यक्ति ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, ये संभव ही नहीं है। फिर आप बस यूज एंड थ्रो करोगे इस देश की रिसोर्सेज को, देश कभी नहीं आगे बढ़ सकता। और कल को आपको दिख नहीं रहा है, वही आपको बाइट बैक करेगा। जब आप देश को गंदा छोड़ते हो, वही एयर पोल्यूशन से कल को आप ही बीमार पहुंच के हॉस्पिटल पहुंचोगे। तो अपना कल्चर और अपना एक तरह से ये हमारे कल्चर को भी कहीं ना कहीं टारगेट करता है, क्योंकि लोग कहते हैं अच्छा भारत से हो, तो लोगों के दिमाग में डाउट रहता है कि ये तो गंदगी फैलाएंगे। और कितना बड़ा पतन हुआ। आप सोचिए, क्लेनलीनेस को गॉडलीनेस एक तरह से माना जाता था हमारे कल्चर में, कि क्लीन होना, स्वच्छता की ओर होना, और वो सब हम भूल गए। हम ना केवल अपना कल्चर जब हम बोलते हैं तो वैल्यू सिस्टम ही नहीं भूले, हम ये सब प्रैक्टिसेस भी भूल गए। गुरुकुल में सुबह जाना, सफाई करना, जी जी, पूरा अपना स्थान को वैसे छोड़ के जाना जैसे था, ये सब हमारे कल्चर का हिस्सा था, जो कि हम कहीं ना कहीं भूल गए, टोटल भूल गए। फिजिकल फिटनेस भूल गए। आप फिजिकल फिटनेस का लेवल देखिए, हर जगह पे करप्शन आना, फ्रॉड आना, टाउन प्लानिंग में फ्रॉड आना। तो ये कल्चर, जब हम कहते हैं एक छोटा सा बीज होता है, पर वो बीज बन करके एक वृक्ष बनता है जिससे सब कुछ दूषित होता है। हमें बस यही ध्यान देने की ज़रूरत है, आई थिंक सो। बिल्कुल। साथ ही सर आपसे लास्ट में ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि अगर आज के युवा को एक क्लियरिटी देनी हो कि हिंदू होने का असली अर्थ क्या है, वो क्या समझे, वो क्या दिमाग में रखे। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हमारे यहाँ जो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं ना, वो कहे गए हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये चारों पुरुषार्थ से ही एक तरह से एक व्यक्ति इवॉल्व करके फाइनल गोल तक पहुंच सकता है। और मैं अगर धर्म की बात करूं, धर्म इज ड्यूटी। आपकी जो ड्यूटी है, आपका जो कर्तव्य है, उसका संपूर्ण तरह से पालन करना विद ऑनेस्टी। इफ यू आर एन AI साइंटिस्ट, डू द बेस्ट दैट यू कैन डू एज एन AI साइंटिस्ट। इफ यू आर अ डॉक्टर, अपने धर्म का सही से पालन करना। हर व्यक्ति, सफाई कर्मचारी है, उसका अपना धर्म का पालन करना एक तरह से। धर्म, अर्थ, अर्थ इज वेल्थ। बिना अर्थ के धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। हमें रिच बनना है, इसमें कोई वो नहीं। लक्ष्मी देवी की भी कृपा होनी जरूरी है। तो इसलिए हमें अर्थ भी कमाना है। देश को भी आज 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, कल को 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है हमें जल्दी से जल्दी। तभी अभी हमारे 25 करोड़ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठे हैं पिछले 10 साल में। हमें ये पूरी तरह से पॉवर्टी को निपटाना है यहाँ पर। काम, यस, हमारी जो एस्पिरेशंस हैं, डिजायर्स हैं, उनको फुलफिल करना है, बट इन अ धार्मिक वे, यू नो, एक संतुलित वे में। डिजायर्स अनलिमिटेड हो सकती हैं, बट वहीं पे आपको संतुलन भी लाना है, एक बैलेंस भी रखना है। एंड दैट द फाइनल गोल इज ऑलवेज मोक्ष एक तरह से। बट वो मोक्ष पे मटेरियल वर्ल्ड से वो एक जर्नी होती है, वो धीरे धीरे होती है। फिलहाल जो हम लोग जिस जर्नी में हैं, उसमें लेट्स do the 3. Let's create wealth. Let's balance materialism with spiritual growth. If we can do that, I think there is a day जब आप मोक्ष की ओर भी बढ़ सकते हो। बट यही है हिंदू होने का मतलब। इट इज अबाउट हमारी जो संस्कृति, हम लोग एक सिविलाइजेशनल स्टेट है श्रेया जी। हम सिर्फ एक रिपब्लिक नहीं है कि बॉर्डर से बंधे हुए हैं। वी आर दी ओनली वन जिसकी एक सिविलाइजेशन है जो चलती आ रही है। बाकी सारी सिविलाइजेशन खत्म हो गई, लेकिन हमारी इजिप्शियन, बेबीलोनियन, मेसोपोटामियन सब खत्म हो गई। हमारी एक सिविलाइजेशनल अर्ज है। वो सिविलाइजेशन क्यों? क्योंकि हम किसी का धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं, कोई कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना इट्स अ वे ऑफ लाइफ वेयर देयर इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ग्रोथ एंड नेचर के साथ एक हार्मोनियस नेचर है हमारा। वो हार्मनी कहाँ गई जब आज इतना पोल्यूशन बढ़ गया है? तो वो भी एक हार्मनी बनाना भी एक कर्तव्य हो जाता है एक हिंदू का। बिल्कुल, यही बात हमें हिंदू बनाता है। बिल्कुल। वेल, थैंक यू सो मच सर।
इतनी सारी नॉलेज हमें देने के लिए, स्पेशली मुझे भी देने के लिए, और हमारे जो व्यूअर्स हैं डेफिनेटली उनको भी आज बहुत मज़ा आया होगा। नहीं इतनी नहीं बिल्कुल, सारी मैं व्यूअर्स से वही रिक्वेस्ट करूंगा, इनकी चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। कमेंट्स में लिखकर बताइए भी कि कैसा आपको लगा, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में डालिए, आई वुड लव टू आंसर देम आल्सो। जी, या थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो आज का ये इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट डेफिनेटली मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें जानी हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, बट सर से बात करने के बाद इतनी सारी चीज़ें सामने आई कि मुझे लग रहा है कि अब इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है, और हमें और आपको ये समझना होगा, जैसे कि सर ने भी समझाया, कि जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, हम ना तो अपने आसपास की चीज़ें बदल पाएंगे, ना ही देश बदल पाएंगे। तो देश को बदलना अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके पास रहें, आपका फ्यूचर सिक्योर हो, आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, राजनीतिक पार्टियां आपके लिए काम करें, उसके लिए सबसे पहले आपको खुद पर काम करना पड़ेगा। अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे भागिए मत, शर्म मत कीजिए अपने हिंदुत्व को अपनाने में, अपनी संस्कृति को सामने लाने में। संस्कृत बोलना किसी भी तरह से शर्म की बात नहीं है। इंग्लिश, जैसा कि सर ने भी कहा कि इंग्लिश बोलिए, हर जगह ज़रूरत है इसकी, लेकिन अपने कल्चर से हमेशा, अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। आई होप कि आज का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। क्या क्या चीज़ें आप जिससे रिलेट करते हैं, आप मानते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। अगला पॉडकास्ट आप किसके साथ देखना चाहते हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताइए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर टैप कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही नया पॉडकास्ट अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख सकें और अपना प्यार मुझ पर लुटा सके। बहरहाल वक्त जाने का है, एक और नए पॉडकास्ट में जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमेशा की तरह कहूँगी, खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे।